दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नो पेन्स नो गेन्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बेसिकली ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि बिना प्रयास किए कोई भी लाभ नहीं मिलता। जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें कोशिश करनी होती है, प्रयत्न करना होता है। तो उसी को कहा जाता है नो पेन्स नो गेन्स। मतलब कि बिना प्रयत्न किए लाभ नहीं मिलता, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये एक आज की हमारी स्टोरी है और ये स्टोरी का टाइटल है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप इसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस राजू वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्ट साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राजू ये सिंगुलर नाउन है, और जब हम कोई भी सिंगुलर नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो भी वाक्य होंगे आप देखेंगे कि उसकी टेल पर रहाता रहते रहते जैसे शब्द आते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार राजू वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब एक बार राजू बगीचे में खेल रहा था। ही सॉ, उसने देखा, दैट द बेरी प्लांट इन द गार्डन वॉज बियरिंग फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सो मतलब देखा। ही सो, उसने देखा, दैट की द बेरी प्लांट, बेरी का मतलब हो गया कोई छोटा जामुन वगैरह, उसे बेरी कहा जाता है। बेरी प्लांट जो एक छोटा बेर का जो प्लांट था जामुन का, इन द गार्डन बगीचे में, वॉज बियरिंग फ्रूट्स, बियर का मतलब होता है देना, वॉज बियरिंग फ्रूट्स मतलब वो फल दे रहा था। ही केप्ट प्लेइंग बट वॉज सून अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बेरीज। क्या मतलब हुआ? ही केप्ट प्लेइंग, ही केप्ट प्लेइंग का मतलब हुआ वह खेलता रहा। और दोस्तों, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर खेलता रहा या खेलता रहा, खेलता रहता था, ऐसा कोई भी वाक्य आता है जहाँ ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चलती रही, तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद कैप्ट लगाए जाते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही कैप्ट प्लेइंग मतलब वह खेलता रहा, बट लेकिन वॉज सून अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना, लेकिन वो जल्दी ही आकर्षित हो गया। टूवर्ड्स द बैरीज मतलब जल्दी ही वो जामुनों की तरफ आकर्षित हो गया। चलिए आगे देखिए। द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थॉर्न का मतलब है कांटा, और ये इसका प्लूरल नाउन है थॉर्न्स। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो ऐसा वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। द बुश, बुश मतलब झाड़ी, ये जो बुश थी मतलब ये जो झाड़ी थी, हैड मैनी थॉर्न्स टू, उसके अंदर बहुत सारे कांटे भी थे। आगे देखिए। ईच टाइम मतलब कि हर बार, राजू पिक्ड अ बैरी, पिक का मतलब उठाना, ईच टाइम राजू पिक्ड अ बैरी मतलब जितनी बार भी या प्रत्येक बार राजू पिक्ड अ बैरी, राजू ने जामुन उठाया, बैरी को उठाया। आ थॉर्न वुड प्रिक हिज टाइनी फिंगर्स। क्या मतलब हुआ? अ थॉर्न वुड प्रिक, प्रिक का मतलब चुभ जाना, जो एक कांटा होता था वो चुभ जाता था
वुड प्रिक हिज टाइनी फिंगर्स, वो एक कांटा जो था वो उसकी छोटी उंगलियों में चुभ जाता था। चलिए आगे देखिए। देन मतलब फिर, देन आ लार्ज थॉर्न पियर्स्ड हिज थंब। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पियर्स की सेकंड फॉर्म में पियर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ का घुस जाना, छेद कर देना। तो क्या मतलब हुआ, देन फिर अ लार्ज थॉर्न मतलब एक जो बड़ा कांटा था, पियर्स्ड हिज थंब वो उसकी थंब में मतलब अंगूठे में घुस गया। पियर्स मतलब कि उसके अंदर वो छेद करके घुस गया। राजू स्टार्टेड क्राइंग, क्या मतलब हुआ, राजू स्टार्टेड क्राइंग मतलब कि राजू रोने लगा। ही रैन टू हिज मदर इन द किचन, क्या मतलब हुआ, और ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही रैन टू हिज मदर, वह अपनी माँ के पास भागा, इन द किचन रसोई घर में। चलिए आगे देखिए। आफ्टर हियरिंग हिम हिज मदर सैड, क्या मतलब हुआ, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आफ्टर हियरिंग हिम मतलब उसकी बात सुनकर, या कह सकते हैं उसको सुनकर। हिज मदर सैड उसकी माँ ने कहा। राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ देयर आर अदर थिंग्स दैट यू मे हैव टू लूज, क्या मतलब हुआ, तो उसकी माँ ने क्या कहा कि राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ। दोस्तों अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना, उसे अचीव कहा जाता है। तो क्या कहा उसने कि राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ मतलब कि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, देयर आर अदर थिंग्स मतलब कुछ अन्य चीज़ें होती हैं, दैट की यू मे हैव टू लूज जिन्हें आपको खोना पड़ सकता है। दोस्तों इस वाक्य के अंदर मैं आपका ध्यान इस स्ट्रक्चर पे दिलाना चाहूँगा कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है मे हैव टू का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर शायद आए और साथ में उसमें फोर्स भी हो। मतलब जब किसी वाक्य में आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी को कोई काम मजबूरी में करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर मे हैव टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसकी माँ ने क्या कहा कि राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ, कि राजू जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, देयर आर अदर थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, दैट यू मे हैव टू लूज जिन्हें आपको खोना पड़ सकता है। चलिए लूज मतलब खोना, आगे देखिए। इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स यू कुड गेट टू द जूसी बेरीज, क्या मतलब हुआ कि इवन आफ्टर फीलिंग, फील का मतलब होता है महसूस करना, और द प्रिक का मतलब चुभन, मतलब इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स मतलब कांटों की चुभन को महसूस करने के बाद भी, यू कुड गेट टू द जूसी बेरीज आप जो है मतलब कि प्राप्त कर पाए, क्या प्राप्त कर पाए, क्या प्राप्त कर सके, टू द जूसी बेरीज ये जो रसीली जो बेरीज हैं, जामुन हैं, आप उनको हासिल कर पाए। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि कांटों की चुभन को महसूस करने के बावजूद भी आप इन जूसी, इन रसदार जो बेरीज हैं इनको आप हासिल कर पाए, इन्हें आप प्राप्त कर पाए। यू वर कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच ऑन गेटिंग द बेरीज, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्या कहा उन्होंने कि यू वर कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब आप ध्यान दे रहे थे टू मच ऑन गेटिंग द बेरीज। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ध्यान केंद्रित कर रहे थे किस चीज़ पर, ऑन गेटिंग द बेरीज मतलब कि जामुनों को प्राप्त करने में आप बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। इफ़ यू हैड ऑब्जर्व्ड द थॉर्न्स बिफोर देन यू कुड हैव held the thorns away with one hand and used the other hand to pick the berries। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, उन्होंने क्या कहा कि इफ़ यू हैड ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना। तो उन्होंने क्या कहा कि इफ़ यू हैड ऑब्जर्व मतलब यदि आपने ध्यान दिया होता, द थॉर्न्स बिफोर मतलब यदि आपने पहले कांटों को देखा होता, उन पर ध्यान दिया होता, देन फिर यू कुड हैव हेल्ड आप पकड़ सकते थे, होल्ड की थर्ड फॉर्म में यू कुड हैव हेल्ड मतलब कि आप पकड़ सकते थे द थॉर्न्स कांटों को, अवे दूर मतलब आप दूर उनको पकड़ सकते थे, विद वन हैंड एक हाथ से, एंड यूज द अदर हैंड और दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे, दूसरे हाथ को इस्तेमाल कर सकते थे, टू
पिक द बेरीज, जामुनों को पिक करने में, जामुनों को उठाने में। देन द थॉर्न्स वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, क्या मतलब हुआ देन, फिर द थॉर्न्स वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, फिर जो कांटे हैं वो आपको नहीं चुभे होते। राजू अंडरस्टूड एंड वेंट टू पिक बेरीज अगेन, क्या मतलब हुआ, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। राजू अंडरस्टूड, राजू समझ गया, एंड वेंट टू पिक द बेरीज अगेन, और फिर वो दोबारा से चला गया। टू पिक द बेरीज अगेन मतलब दोबारा से वो जामुनों को उठाने के लिए चला गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी के अंदर जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स टू अचीव इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, हर्डल्स का मतलब होता है परेशानियाँ, रुकावटें। वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स मतलब कि बहुत सारे, मैनी मतलब कई, मतलब कि अनेक या कई परेशानियों को का सामना करना पड़ता है। टू अचीव मतलब कि हासिल करने के लिए, इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस, यहाँ तक कि बहुत छोटी सफलता को हासिल करने के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो छोटा सा बच्चा था, जब वो बेरीज को तोड़ने गया तो जो कांटे थे उसकी उंगलियों में चुभ गए, क्योंकि शायद वो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा था जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहता था। तो उसकी माँ ने समझाया कि यदि आपने कांटों को भी सही से देखा होता तो आप एक हाथ से कांटों को पकड़ सकते थे और दूसरे हाथ से जामुनों को आसानी से तोड़ सकते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर हमें, जैसा हमने इस मॉरल के अंदर भी देखा कि एक बहुत छोटी सी चीज़ को भी हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो दोस्तों, यही इस कहानी का मॉरल है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करें, और जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने आज के स्टोरी में कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।